चलिए अब फिरोज़ अली जुड़े हमारे साथ, आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ, उनसे बात करेंगे। फिरोज़ जी, गुड आफ्टरनून। फिरोज़ जी बताइए, इस मार्केट की रिकवरी को कैसे देखें? एक काउंटर ट्रेंड रैली या एक नई रैली की शुरुआत? एक ऐसी रैली की शुरुआत जिसके लिए शायद कोई तैयार ही नहीं था। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आई थिंक ये बेसिकली बॉटम फॉर्मेशंस हो सकती है। 22,950 तक गया था निफ्टी, बट आई थिंक इट्स ऑलवेज बीन ओवरसोल्ड। सो मेरा ये मानना है कि इतनी बड़ी गिरावट नहीं हो सकती। दैट्स व्हाट मेरा ये मानना था। हुज टू से 2000 पॉइंट गिर के वापस ऊपर जाए, बट ऊपर जाना निश्चित था मेरे हिसाब से। दैट्स व्हाट इज प्लेइंग आउट सूनर देन आई वुड हैव एवर विजुअलाइज्ड। तो ऑफ कोर्स पॉइंट वन ये कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर हमारे सब दिग्गज बेच चुके हैं ना, एफआईआई बेच चुका है, माना कि वो 10,000 करोड़ 8,000 करोड़ एक दिन में बेच सक रहा है, बेच पा रहा है, बट डोमेस्टिक के पास भी इन्फ्लो आ रहा है। मार्च में 2700 करोड़ आ चुका है स्मॉल कैप में। अगर स्मॉल कैप फंड्स में रिडेम्पशन आने लग जाता है, तब मुझे बहुत घबराहट होती है। बट मार्च काफी, ऑफ कोर्स एम्फी और सेबी के पास ये डेटा नहीं होगा, क्योंकि एल्गोरिथमिकली कैलकुलेट करते हैं। सो हर दिन पॉजिटिव आया है। वॉर ब्रेकआउट होने के बावजूद स्मॉल कैप में हर दिन इन्फ्लो आया है स्मॉल कैप फंड्स में। दैट टेल्स यू वेदर द डोमेस्टिक रिटेल सेंटिमेंट इज स्टिल अलाइव या वो मजबूती नहीं है उसमें। सो पॉइंट ये कहना चाहूंगा कि मार्केट ड्रिफ्ट कर रही है ऊपर। ऑफ कोर्स कुछ बुरी खबर आएगी तो वापस थोड़ा गिर सकती है, बट भयंकर गिरावट की गुंजाइश मुझे नहीं लगती। 9% की गिरावट हो चुकी है पीक से, और 1.5 साल की टाइम करेक्शन हो चुकी है। अर्निंग्स ऊपर चली गई है 19%। तो एवरेज तो 15% हर साल गिरती है पीक टू ट्रफ। उससे ज्यादा गिरने की गुंजाइश, अगर गिर भी जाए तो वहां सस्टेन करने की गुंजाइश 4-5 दिनों से ज्यादा नहीं लगती, क्योंकि हैवी वेट्स जो हैं वो काफी गिर चुके हैं। अच्छा फिरोज, अभी आपने मिड कैप स्मॉल कैप का जिक्र किया, आपने उसका भी जिक्र किया कि किस तरीके से लोगों का कन्विक्शन बना हुआ है, रिटेल का पैसा आ रहा है। बट मैं इस अपने प्रश्न को दूसरी तरीके से रखूंगा। इस मौजूदा डिप में क्या था वो जो आपके वैल्यूएशंस पैरामीटर में और भी इकोनॉमिकल है, मतलब और भी अच्छी तरीके से एडजस्ट हो रहा है? अब आपकी प्रेफर्ड बाइंग लिस्ट में क्या है इस वक्त? बीरू सर, मेरे हिसाब से तीनों में स्मॉल कैप मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे, गिवन द फैक्ट दैट स्मॉल कैप की जो अर्निंग्स है इस क्वार्टर की 129 की आई, एनएससी स्मॉल कैप 250 की क्वार्टर थ्री की, जो मेरे हिसाब से पैट पैट ग्रोथ भी 36% आने की उम्मीद है। सो आई पर्सनली थिंक दैट स्मॉल कैप में वैल्यू है। पूरे इंडेक्स में शायद ना हो, बट जो स्मॉल कैप के जो टॉप 50 को, जिसको एनएससी स्मॉल कैप 50 भी कहते हैं, वो जो हेवी वेट्स हैं, विच ऑलमोस्ट कवर्स ऑलमोस्ट 60% ऑफ एनएससी स्मॉल कैप 250, जो म्यूचुअल फंड वाले ट्रैक करते हैं, स्मॉल कैप में वैल्यू है। वही मैं कह रहा था लास्ट 10 दिन से वॉर ब्रेकआउट होने के बाद भी। ऑफ कोर्स उसमें ज्यादा गिरावट नहीं आई है, सो स्मॉल कैप इज अ गुड स्पेस टू बी इन। आईटी हैड बॉटम्ड आउट, ये भी कह रहा था मैं। उसमें बहुत वैल्यू है। लास्ट क्वार्टर की आईटी की जो रिजल्ट्स थी, उसमें -4.4% की ग्रोथ थी। उसके बावजूद 9 महीने की टोटल अर्निंग्स निफ्टी आईटी, जिसमें 10 कंपनियां हैं, उसकी टोटल अर्निंग्स ऑलमोस्ट अबाउट 1058 आ चुकी है फॉर द ईयर, विच इज 4% ग्रोथ। क्वार्टर थ्री की नेगेटिव ग्रोथ थी या डी ग्रोथ थी, फिर भी 9 महीने की पॉजिटिव ग्रोथ है। उसकी वैल्यूएशंस मेरे हिसाब से अच्छी हैं। स्ट्रक्चरली लोग बड़े नाराज हैं आईटी सेक्टर से, बट उन्होंने कभी वादा नहीं किया था कि भाई वो इनोवेशन का सेक्टर होगा। बट आई थिंक उनको एक लास्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है एआई में। फर्स्ट मूवर तो ठीक है, बट लास्ट मूवर को भी एडवांटेज होता है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज और दूसरे इंडस्ट्रीज सीख रहे हैं। यूएस बहुत आगे चला गया है एआई में। आई थिंक दे विल आल्सो लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, एंड आईटी, इंडियन आईटी कैन लर्न फ्रॉम दोस। ओके। फिरोज़ जी, आईटी की बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा सेक्टोरली इन लेवल्स पर आपकी रिसर्च क्या कह रही है? कहाँ पर अच्छी इन्वेस्टेबल थीम्स हैं इस समय? अनुज सर, निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स जो है, जो मोतीलाल ओसवाल ने क्रिएट करा था एनएससी के साथ, उसमें जो 15 स्टॉक्स हैं, उसमें वैल्यू है। मेरा ये मानना है, क्योंकि उसकी जो टॉप वेट्स हैं, बीएसई है, एचडीएफसी, एएमसी है। उसमें ये भी कहना चाहूंगा कि आनंद राठी वेल्थ भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। सो आई हैव टू गिव माय डिस्क्लेमर, बट दिस इंडेक्स विल डू वेल, और निफ्टी को 4-5% बीट कर सकता है। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, काफी गिरावट देखने को मिली है उनकी, बिकॉज उनकी थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा बीटा होती है। मार्केट गिरती है तो ये माना जाता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज ज्यादा गिरेंगी, क्योंकि उनका बिजनेस भी कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ है।
इसीलिए आपको थोड़ा गिरावट ज्यादा मिली है, उसमें बाउंस बैक पे इसमें ज्यादा बीटा का फायदा होने की गुंजाइश है। अच्छा फिरोज, कुछ समर थीम्स जो होती हैं लाइक आई मीन पावर, कोल और वाइट गुड, एसी, आई मीन इनमें से आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग क्या लग रही है? मेरे हिसाब से इनकी जो एक्सपोजर्स हैं इन टर्म्स ऑफ निफ्टी, एनएसई स्मॉल, एनएसई 500 बहुत कम है, तो ज्यादा मैं इनको ट्रैक नहीं करता हूँ। जनरली कंजम्पशन, नॉन सिक्लिकल कंजम्पशन एक बहुत अच्छा थीम माना जाएगा मेरे हिसाब से। उसकी अगर आपको प्रॉक्सी देखनी है तो एक एचडीएफसी का नॉन सिक्लिकल कंजम्पशन फंड है, उसकी जो बेंचमार्क्स हैं, दोज आर द स्टॉक्स व्हिच आई एम एक्चुअली रेफरिंग टू। नॉन सिक्लिकल कंजम्पशन में काफी मेरिट जरूर है, उनकी रैली आई नहीं है, काफी कंजम्पशन इंडिया की बाकी है, माना कि इन्फ्लेशन का डर है, बट आई एम नॉट टू वरिड गिवन द फैक्ट वेयर मैक्रो इकोनॉमिकली हम जहां हैं। आई एम नॉट टू वरिड अबाउट क्रूड करंटली, सो आई थिंक कंजम्पशन बेसिकली अच्छा सेक्टर है। स्पेसिफिक जो सेक्टर्स आपने बात की वो बहुत नैरो सेक्टर्स हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है, सो आई डोंट ट्रैक ईच ऑफ देम इंडिपेंडेंटली। अच्छा, कंजम्पशन में ही एक और सब सेक्टर है, एक अपने आप में बड़ा सेक्टर, ऑटोज। ऑटोज में एक बड़ी रैली हुई, फिर करेक्शन ब्रूटल रही, लेकिन कल से थोड़े साइन आ रहे हैं यहाँ पर वापस रैली के। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स या कोई अच्छी थीम जो आपको लग रही है ऑटोज में? अनुज सर, यस, जैसे आपने कहा कि ऑटो में थोड़े दिन से कह रहा था, थोड़े थोड़े क्वार्टर से कह रहा था, एबीसी, ऑटो, बैंकिंग एंड कंजम्पशन, ऑटो बहुत रैली करती है। जब ये रैली किया तो मैंने इनकी एनालिसिस की, जो ऑटो की जो रैली थी वो काफी, ये जो एक्टिव एफआई की 7-8 एफआईआईज हैं जिनकी ओनरशिप बहुत बड़ी थी ओवर द लास्ट 1 क्वार्टर। यू कैन वेरी क्लियरली सी ऑन द ब्लूमबर्ग ओनरशिप पैटर्न, एक स्पेसिफिक मॉड्यूल है। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है तो वो बहुत तेजी से गिराते हैं ये स्टॉक। वो जो 6-7 एफआईआई जिन्होंने खरीदा था वो शॉर्ट टर्म एफआईआई होते हैं, तो इसीलिए गिरावट भी बहुत ज्यादा थी। ऑफ कोर्स मार्च का आंकड़ा मैं वेट कर रहा हूँ, वेयर इट विल टेल अस हाउ मच इज द ड्रॉप बिकॉज ऑफ दीज। सो कमिंग बैक, इसमें मेरी पॉजिटिव उम्मीद है क्योंकि अर्निंग्स ने आपको ऑलमोस्ट इस 9 मंथ्स की अर्निंग्स जो है 547 की है निफ्टी ऑटो की, which is disappointing. Degrowth हुआ था between last year same 9 months to this month, almost -19% की earnings degrowth थी। उसके बावजूद रैली तो आई थी, but I think bottoming out has happened. And जैसे आपने सही फरमाया कि उसमें थोड़ी सी साइंस है रिकवरी की, but I think it will recover. अच्छा फिरोज, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ों पे तथ्य होता है, क्रॉस कॉम्बिनेशंस को आप रीड करते हैं, एक वॉर के बाद, एक लंबी चली वॉर के बाद, मतलब अब तक की जो वॉर चली मेरे ख्याल से हम सबकी सोच से काफ़ी अगर आप देखिए लंबी है ये, खुद यूएस जो इसमें एंगेज है उनकी सोच से काफ़ी बड़ी लंबी है। अमूमन ऐसी वॉर के बाद, एंड स्पेशली जो एक कमोडिटी को अपने साथ उसके प्रवाह को हॉल्ट करने का पोटेंशियल रखती है, अमूमन एक कमोडिटीज़ में रिवर्सल कैसा होता है, वेदर इट्स मेटल्स, वेदर इट्स क्रूड, वेदर इट्स केमिकल्स, क्या प्रभाव पड़ेगा मतलब आने वाले कुछ समय में इन 3-4 कमोडिटीज़ पर इस वॉर का? वीरेंद्र सर, मेरे हिसाब से आई हैव नॉट स्टडीड द इम्पैक्ट ऑफ ऑल द 12 वॉर्स। 12 वॉर को एनालाइज किया हमने इस सेंचुरी की। थोड़ी, जैसे आपने कहा, थोड़ी 2-3 महीनों में निपट जाती है, थोड़ी मार्केट भूल जाती है। यूक्रेन एंड रशिया वॉर अभी चल रही है। पहले जब निफ्टी, जब वो फरवरी 2022 में आई थी, तो निफ्टी 18,700 से 15,200 300 तक भी गई थी, बट उसके बाद मार्केट भूल गई, ये वॉर चल रही है और कंटिन्यूसली चल रही है। सो ये जो हमारी ईरान और यूएस की जो वॉर है इजराइल की, उसको भी यही उम्मीद थी कि भाई हफ्ते भर में खत्म हो जाएगी, बट वो खत्म होती दिख नहीं रही है। सो दिस विल लास्ट लॉन्गर। मैंने कैपिटल मार्केट्स की इम्पैक्ट को स्टडी किया है, कमोडिटीज के इम्पैक्ट को इतना ज्यादा स्टडी नहीं किया अपार्ट फ्रॉम क्रूड। मेरा ये मानना है कि 11 आउट ऑफ 12 डेटा से सो दैट जहां वॉर शुरू होती है और वहां से जो निफ्टी गिरी है, वॉर खत्म अगरचे हो जाए या फिर वॉर भुला दी जाए 1-1.25 साल में, तो निफ्टी कितने बार वो गिरावट की लेवल से ऊपर आ जाती है। तो 11 आउट ऑफ 12 टाइम्स इट सरपास द लेवल फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड फॉलिंग। अब ये 13वीं बार अलग होगा, शायद, डेफिनेटली अलग हो सकता है, बट हम इंसान हैं तो डेटा है हमारे पास, और कुछ है नहीं, हर सिचुएशन अलग होती है। बट 25,200 वाज द वीकेंड क्लोज लेवल बिफोर द वॉर ब्रोक अप। तो क्या ये वॉर खत्म होने पे या
ये वॉर भुला दी जाने पे क्या वो निफ्टी की लेवल पार होगी? आई थिंक 90% प्रोबेबिलिटी पार होगी। और अगर ये वॉर 3-4 महीने चलेगी तो मार्केट इसको भूलेगी। ऑफ कोर्स क्रूड का इंपैक्ट है, बट क्रूड जैसे मैंने भी कहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कंप्लीटली चोको ब्लॉक हो नहीं पाएगा। और आई एम श्योर अदर कंट्रीज विल नेगोशिएट, जैसे इंडिया ने भी नेगोशिएट करके थोड़ी बहुत स्ट्रेस रिलीफ की है। सो आई एम नॉट टू वरीड दैट इट विल रिमेन एलिवेटेड फॉर मोर देन 2-3-4 मंथ्स क्रूड। ओके फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे और इस वॉर क्रॉस कॉम्बिनेशंस पे आपने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।